हाँ जी, ये डेविडसन से ही कर लें। ये दोनों टॉपिक्स ना, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और सिफिलिस, इसका एक एक दफा यूक्यू आया था। और सिफिलिस का तो उसने खुद ही बता दिया था कि उसका वीडीआरएल टेस्ट पॉजिटिव है। तो आप लोगों ने वीडीआरएल टेस्ट और इसका जो आरपीआर होता है, रिएक्टिव आरपीआर जो इसका टेस्ट है, ठीक है, रिएक्टिव प्लाज्मा, रिएक्टिव प्लाज्मा क्या था यार, मैं खुद ही भूल गया, आरपीआर टेस्ट होता है और ये वीडीआरएल टेस्ट होता है। ये दोनों सिफिलिस के होते हैं। ये आप लोगों ने फोर्थ थर्ड ईयर में पढ़े होंगे माइक्रोबायोलॉजी में, अगर आपको याद हो तो। एक आप लोगों ने एफटीएबीएस पढ़ा होगा, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी पढ़ी होगी, और बायोप्सी, ठीक है, रेक्टिव प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है, आरपीए। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, ये उसने दे दिया सिनेरियो के अंदर कि इसका वीडीआरएल टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर सिफिलिस हो गया। उसके बाद उसने उसकी कॉम्प्लिकेशंस, और हमने सिफिलिस जो है ना, आपकी बुक में इतना लंबा लिखा हुआ है, एसटीडीज वाले चैप्टर में दिया हुआ है, कोई 337 पेज है मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं देख के बताती हूँ आपको। तो ये वहां पे इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है आपने, इतना, हाँ, 337 पेज पे दिया हुआ है, ये इतना लंबा है, ये आपने सारा नहीं याद करना। सिर्फ आप लोगों को जो मैं स्लाइड्स पे बताऊंगी ना इधर, बस वही याद करना है, ठीक है। बुक से चाहे ना पढ़ो, बुक से नहीं जरूरत इतना लंबा सिफ्रेस करने की। उसके लिए आप ये पीडीएफ से कर लेना। और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी अगर आप यहाँ से कर लो तो इनफ है। अच्छा बच्चों, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस पे जाने से पहले आप लोग मुझे बताओ, क्या पता है इसके बारे में? कोई कोई चीज अगर आप लोगों ने ईएनटी से कुछ याद है इसके बारे में, या कुछ भी, इसमें क्या क्या होता है पेशेंट को, कॉज क्या है इसकी, ये भी आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, थर्ड ईयर की माइक्रो में, वायरसेस वाले में, वायरोलॉजी में, बिल्कुल एप्स्टन बार वायरस से होता है। और हाँ जी, किसिंग डिजीज कहते हैं इसको। और क्या क्या है इसके फीचर्स, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है? देखो अभी तक हमने जितनी भी डिजीजेस पढ़ी है ना, ठीक है, उसमें हमने कहीं भी सोर थ्रोट और फ्रेंजाइटिस ये नहीं पढ़ा, ऐसे ही है। बाकी चीजें हमने पढ़ी हैं, स्प्लिनोमेगैली, हेपेटोमेगैली, रीनल इन्वॉल्वमेंट, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, ब्ला ब्ला, वो सारी चीजें हमने कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी हैं। लेकिन हमने अभी तक फ्रेंजाइटिस विद लिम्फेडिनोपैथी एंड सोर थ्रोट ये हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का जब भी आपके पास सिनेरियो आएगा, वो बताएगा आपको कि पेशेंट को सोर थ्रोट था, उसको फ्रेंजाइटिस था, इवन कि हमें एक मेम्ब्रेन भी नजर आ सकती है टॉन्सिल्स के ऊपर, टॉन्सिलाइटिस के साथ भी प्रेजेंट करता है ना ये। तो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल के, शायद आप लोगों ने ईएनटी में याद हो, उसमें भी आपने पढ़ा होगा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। क्यों? क्योंकि उसमें भी एक मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या क्या होगा कि हाँ, डिप्थीरिया की डायग्नोसिस में आता है ये, डीडी में, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। इसके अलावा इसके अंदर ना स्प्लिनोमेगैली होती है, ठीक है। और इतनी स्प्लिनोमेगैली होती है कि उसका रप्चर का चांस होता है, स्प्लिनिक रप्चर हो सकती है इसके अंदर। ये इसकी इतनी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है ना इसकी, एप्स्टन बार वायरस से जो ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो रहा है इसका, वो है स्प्लिनिक रप्चर। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। क्योंकि उसने उसने लिखा हुआ है कि स्प्लिनोमेगैली जब तक रिजोल्व नहीं होती, आपने कोई जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होती हैं उसे अवॉइड करना है, क्योंकि स्प्लीन रप्चर हो सकती है। तो ये बेसिक्स है, इसका एक ओवरव्यू था। इसको डायग्नोज कैसे करते हैं हम? एक टेस्ट होता है, एक स्पेसिफिक नाम है उसका, कहीं पढ़ा होगा आपने पहले ये। हाँ, मोन स्पॉट टेस्ट होता है एक, मोन स्पॉट हेट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट है ना, इसको पॉल बनल भी कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे अभी। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन आए कि पेशेंट को फ्रेंजाइटिस है, सोर थ्रोट है, लिम्फेडिनोपैथी है, ठीक है, और साथ स्प्लिनोमेगैली है, तो आप डायग्नोज कर लोगे कि ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है। अच्छा, अब मैं आपको बाकी भी बताती हूँ जो आपसे सिनेरियो डायग्नोज नहीं होते। मलेरिया के मैंने हालांकि आपको डीडी सारे क्वेश्चन की साथ करवाए हैं, लेकिन फिर भी अब कुछ लोगों ने, सब लोगों ने मेरे ख्याल में लेक्चर्स भी नहीं दिए। अच्छा, जो देखो मलेरिया का जब भी पेशेंट आएगा, मलेरिया का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? उसको भी फीवर होगा, ठीक है, विद राइगर्स एंड चिल्स, ओके, बॉडी एक्स होंगे, हो गए। उसमें भी क्या हो रहा था, स्प्लिनोमेगैली हो रही थी, ऐसा ही था। अब उसके अंदर उसने क्या चीज देनी है कि आपको ये डायग्नोज हो जाएगा कि ये मलेरिया है या डेंगू है?
डेंगू वाले में उसने आपको रैश दे देना है, ठीक है, या वो आपको बता देगा टीकेआई हो गए हैं, या हेमाटोक्रिट का कोई जिक्र कर देगा। कोई एक, जब भी आपके पास सिनेरियो आता है ना, वो आपको कोई एक इन्वेस्टिगेशन साथ में जरूर दे देता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि ये है। मलेरिया वाले में ना मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको बता देता है कि रिंग ट्रोफोब्लास्ट थे आरबीसीज के अंदर। या अगर आपके पास मलेरिया का जब भी क्वेश्चन आए ना, तो उसमें हिमोलिसिस के फीचर्स आएंगे। अब हिमोलिसिस के क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। एक तो मलेरिया का कॉम्प्लिकेशन जो हम फैंसीपेरम की पढ़ते हैं वो थी सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट, फिट्स होते हैं। अगर सेरिब्रल मलेरिया का क्वेश्चन आ गया है, फीवर आ गया है विद फिट्स, ठीक है, और सीएसएफ क्लियर है, मतलब मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस नहीं है उसको, सीएसएफ फाइंडिंग्स ठीक है, उसके लंबर पंक्चर किया, वो अनरिमार्केबल है, तो क्या डायग्नोसिस बनेगा उसमें, सेरिब्रल मलेरिया ही बनेगा ना। और साथ में वो आपको बताएगा कि उसको फीवर हुआ है, और वो उसकी जो सीएसएफ फाइंडिंग्स है वो बिल्कुल क्लियर है, और वो साथ में स्प्लेनोमेगाली दे देगा या कुछ इस तरह की चीज, ठीक है। और अगर सिंपल मलेरिया का आएगा तो वो हिमोलिसिस के फीचर्स दे देगा आपको, अनीमिया दे देगा, हीमोग्लोबिन यूरिया दे सकता है, बिलीरुबिन लेवल दे सकता है। तो साथ में जो चीजें इसकी हो रही हैं, जो कॉम्प्लिकेशन है ना किसी चीज की, वो आपने साथ में जहन में रखनी होती है। डेंगू हमने पढ़ा था, डेंगू भी हमें पता है कि वो उसने कहा था रैश बन जाता है, हेमाटोक्रिट जो है वो ज्यादा हो जाता है, टैकीकार्डिया होता है पेशेंट को, वो तो किसी में भी चलो हो सकता है। उसके बाद फीवर विद राइगस एंड चिल्स होता है, पेन ऐसा होता है कि बंदे की हड्डियां टूट रही होती हैं, बोन ब्रेकिंग फीवर होता है, ऐसे ही था डेंगू में। और अगर उसको शॉक सिंड्रोम हो गया या हेमरेजिक फीवर हो गया तो वो टीकेआई दे देगा, एसाइटिस दे देगा, प्लूरल एफ्यूजन दे देगा, ठीक है। ये सारी चीजें जहन में रखनी है। उसके बाद टाइफाइड का आता है। टाइफाइड का मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा भी आया था कि उसने कहा था सिप्रो रेजिस्टेंट है, सिप्रो हमने दिया है लेकिन उसका फीवर जो है वो नहीं सेटल हो रहा। फीवर भी क्या उसने दिया था, फीवर है, और वो कैसा है कि वो कंटिन्यूज है, और उसके अंदर उसको माइल्ड जॉन्डिस दे दिया था साथ में उसने, और बताया था कि सिप्रो ले लिया, लेकिन सिप्रो को उसने नहीं किया, उसे ठीक नहीं हुआ फीवर। अब उसने सिप्रो दे दिया ना, तो हम सिप्रो के स्टेप लेडर पैटर्न होता है गुड, सिप्रो अब उसने हमें दे दिया ना, बच्चों ने ये कहा कि यार सिप्रो दिया नहीं ठीक हो रहा तो ये टाइफाइड नहीं होगा, लेकिन सिप्रो रेजिस्टेंट हुई थी उसके अंदर। एब्डोमिनल पेन के साथ आ सकता है, एब्डोमिनल परफोरेशन के साथ आ सकता है, एक्यूट एब्डोमिन के साथ, के एब्डोमिनल एब्डोमिनसाइटिस हैं, और बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है पेशेंट को, और रो स्पॉट्स मिल सकते हैं आपको एब्डोमेन के ऊपर, जो वो दाने, वो उसके अलावा क्या बनते हैं, रेड कलर के जो स्पॉट्स बन जाते हैं, रो स्पॉट्स, ठीक है। तो ये चीजें आपने टाइफाइड के लिए अपने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा हमने कालाजार पढ़ा है, कालाजार में क्या होता है, कालाजार नाम से पता चल रहा है लिशमनियासिस, वो बता देगा स्प्लिनोमेगैली है पेशेंट को, वो फीवर और ये सारा कुछ, और साथ में कहेगा डार्क कलर स्किन, डार्क कंप्लेशन, तो आप उसे डायग्नोज करोगे कि ये कालाजार फीवर है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, कल हमने वो पढ़ा था शिंगल्स। शिंगल्स में भी वो पहले से बता देगा कि पेशेंट ओल्ड एज दे देगा पेशेंट की, और बताएगा वेजिकल्स बने हुए थे और बहुत ज्यादा उसे पेन हो रहा है वेजिकल्स के ऊपर, बैंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन है कि नर्व के अलोंग वो हुआ हुआ है सारा कुछ, एक नर्व को, डर्माटोम को इन्वॉल्व करता है ना वो, ठीक है। तो ये सारे यूक्यूज आए हुए आपके, यही सिनेरियोज थे आपके। इसमें क्या मुश्किल अभी है आपको कुछ डायग्नोज करने में, तो बताएं मुझे। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का है सिनेरियो, उसमें इसने लिखा हुआ है फ्रेंचाइटिस है पेशेंट को, सोर थ्रोट है, साथ में स्प्लीनोमेगाली हुई है, साथ में लिम्फेडिनोपैथी हुई है, और इसमें रेनल इन्वॉल्वमेंट भी दे सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जब भी आएगा, हमने किसी में भी अभी तक नहीं पढ़ा, वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी आपको जो भी मैंने बताया वही है, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है कि ये होता है इससे, हर्पीज वायरस होगा, गैमा हर्पीज वायरस वहां से होता है, और इसकी सिंड्रोम में क्या है, फ्रेंजाइटिस, सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी, फीवर और लिम्फोसाइटोसिस होगी, ठीक है। मोनोन्यूक्लियोसिस कह रहा है, मोनोसाइट्स ज्यादा हो जाते हैं, नाम से पता लग रहा है। जिसको ये डायग्राम जहन में रह जाएगी वो इजिली डायग्नोज कर लेगा। ये देखेंगे वायरस गया अंदर, उसने फ्रेंजाइटिस कॉज किया और लिम्फोडेनोपैथी कॉज की है। ये सारे फीचर्स हैं। सोर थ्रोट, लिम्फ नोड्स लार्ज हो गए, फीवर हो जाएगा, सेंट्रल उसको टॉन्सल्स उसके जो है वो वाइट पैचेस हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, स्प्लीनोमेगाली, और स्टमक के अंदर नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। यही क्लिनिकल फीचर्स हैं, उसने बार बार वही लिखे हुए हैं। अब डिफरेंट यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है कि जो पैलेट है उसके ऊपर पटिक्याई हो सकते हैं, और पेरी ऑर्बिटल एडिमा, ये उसने पूछा हुआ है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के सिनेरियो में कि हमें और क्या क्या फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। तो आपने लिखना है कि पैलेटल पेटिकियाई हो सकते हैं, पेरिऑर्बिटल एडिमा हो सकता है, स्प्लीनोमेगैली है,
और लिम्फोडेनोपैथी, ये सारे फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या होंगी वो हम आगे देख लेते हैं। ये इसकी कॉजेज हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की, मेन तो यही होती है एप्स्टेन बार वायरस, लेकिन इन सब से भी हो सकता है, साइटोमेगालो वायरस से भी हो सकता है, ह्यूमन herpes से भी हो सकता है, और HIV से भी। अब इसमें से जो MCQ आता है ना वो ये आता है कि जो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस है ना जो वो बताएं, और जो लॉन्ग टर्म मिलिग्नेंसी हो सकती है ना एप्स्टेन बार वायरस से एसोसिएटेड जो मिलिग्नेंसी है, कोई बता सकता है एप्स्टेन बार वायरस कौन सी मिलिग्नेंसी करवाता है? आप लोगों ने हिमेटोलॉजी में फोर्थ में एक तो पढ़ी होगी यकीनन, एक लिम्फोमा था जिसमें स्टारी स्काई अपीयरेंस हो जाती थी, बर्किट्स लिम्फोमा। वेरी गुड, बर्किट्स लिम्फोमा में हो रहा था। तो ये देखेंगे इसके कॉमन फीचर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कॉमनली हो जाती हैं। फ्रिंजियल एडीमा हो जाता है, फ्रिंजाइटिस होता है ना उससे एडीमा हो जाता है। अब एडीमा होगा तो क्या हो सकता है पेशेंट को? रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ना, ठीक है, रैश हो सकता है। ये देखो हेपेटाइटिस 80% ऑफ केसेस में है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिनेरियो आए जिसमें वो आपको साथ में लिम्फोडेनोपैथी दे, सर्वाइकल और लीवर का भी कुछ दे दे, LFTs डी रेंज दे दे, हेपेटाइटिस के फीचर्स दे दे, तो आपने इसको क्या डायग्नोज करना है फिर? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, अनकॉमन ये है कि न्यूरोलॉजिकल, हेमेटोलॉजिकल और रीनल इनको भी इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ये सारा रीनल को भी इन्वॉल्व कर लिया, CNS को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जो ये अनकॉमन है सारी, कार्डियक को। अब ये जो है ना स्प्लीनिक रप्चर, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये MCQ आता है और मुझे लग रहा है हमारी दफा भी आया हुआ था कि क्या चांस होते हैं। उस सिनेरियो देकर पेशेंट को फ्रेंजाइटिस ये था तो उसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट से अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको स्प्लीन रप्चर हो सकती है। ये बच्चों ये बाकी सारा रट्टा ना लगाओ, बस ये याद रखो कार्डियक है, रीनल है और ये वो हिमेटोलॉजिकल, इसको याद करना है। ये जो है ना मेलिग्नेंसीज कौन सी हो रही हैं ये आपको सारी आनी चाहिए, एक 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 लफ्ज इनका। ये आपके MCQ में आती है कि एक्सटर्नल वायरस मेलिग्नेंसी कौन सी है, वो MCQ में 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कोई एक दे देगा। तो ये नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा, बर्किट्स लिम्फोमा, हॉजकिंस लिम्फोमास, प्राइमरी CNS लिम्फोमास और लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, ये जो 4-5 है ना ये आपने अच्छे से याद करनी है। अब इन्वेस्टिगेशंस देखो, एक तो हमने एटिपिकल लिम्फोसाइट्स देख लेने, ये हमें ब्लड स्मीयर पे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, ये देखें ये बड़ा सा जो सेल पड़ा हुआ है इधर, ये बड़ा सा सेल पड़ा हुआ है। ठीक है, एक तो हमें एटिपिकल लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, दूसरा हमें एंटीबॉडीज मिलेंगी, ये जिसको हम कह रहे थे हेट्रोफिल एंटीबॉडीज, वो क्या कहते हैं जिसे हम कौन सा टेस्ट करते थे, मोनस्पॉट या पॉल बनल। और तीसरा हमने क्या करवाना होता है उसकी स्पेसिफिक सीरोलॉजी करवा लेते हैं। ठीक है, अब ये है ना कि अगर CNS के अंदर वो चला गया तो कैसे कंफर्म होगा, तो वो जाहिर है फिर हम CSF के अंदर देखेंगे। ये आपको UQ में उसने पूछा हुआ है कि न्यूरोसिफिलिस का पूछा हुआ है, न्यूरोसिफिलिस कैसे हमने, वैसे इसका भी अगर आए कि हमने CNS के अंदर है तो कैसे डिटेक्ट करना है, तो आपने क्या लिखना है, जाहिर है CNS में अगर कोई भी चीज डिटेक्ट करनी है तो हमने CSF एग्जामिनेशन करवाना है ना। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एंटीवायरल है तो ये वायरल इन्फेक्शन, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल हमने नहीं देनी होती। इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं पेनिसिलिन के साथ या एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन के साथ। ठीक है, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। और अगर उसकी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं जैसे फ्रिंजियल एडीमा आ रहा है, एडीमा आ गया ना, तो हम उसको फिर स्टीराइड से जो है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी देने हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे स्टीराइड्स हैं वो हमें दे देने हैं, उससे जो है इसके वो एडीमा हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुई है, वो कम हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इसको इतना ही याद करना है। क्या क्या याद रखना है? स्प्लीनिक रप्चर, जब भी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का नाम आए आपके जेहन में हो स्प्लीनिक रप्चर, आपके जेहन में हो इसकी मेलिग्नेंसीज कौन सी हैं, एमॉक्सिसिलिन एम्पिसिलिन से हमने इसको ट्रीट करना है, स्टेरॉइड्स देने, अगर एडिमा हो रहा है तो मोनोस्पॉट टेस्ट करवाना है, और इसकी हमने सीरोलॉजी करवा लेनी है, और हमने एट्रोफिन एंटीबॉडी वो देखनी है, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स देख लेने हैं, और इसको आएगा कैसे, वो फ्रेंजाइटिस के साथ, लिम्फोडेनोपैथी के साथ, ठीक है, और फीवर के साथ। क्लियर है ये आपको? और ये आप दोनों डिस्कस नहीं करना, ये आप लोग कहीं और से ज्यादा ना करना है इसको। अच्छा, सिफिलिस, सिफिलिस की कितनी टाइप्स होती हैं, किसी को कुछ याद है? 337 पेज पे है ये। हाँ जी, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है और टर्शरी होती है। प्राइमरी में क्या होता था, एक पेनलेस अल्सर बनता था ना, ठीक है, जेनिटेलिया पे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे बनता है, उसको हम शैंकर कह रहे होते हैं, ये कैंकर कहते हैं, ये शैंकर, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी प्रोनाउंस करो। ठीक है, पेनलेस अल्सर बनता है। उसके बाद वो सिर्फ वहीं पे अगर रह जाए तो उसको हम प्राइमरी कहेंगे, अगर वो ब्लड के अंदर चला गया है
ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी। ब्लड में जा जाके वो क्या करेगा, कौन से सिम्टम्स कॉज करता है ब्लड में जाके, उसको हम सेकेंडरी कह रहे हैं ना, जो ब्लड में चला गया है। वो आपको याद है रैश बनाता था हाथ के ऊपर एक, ठीक है, कॉन्डाइलोमास, हाँ जी। देखें ये प्राइमरी वाला है, फिर सेकेंडरी होती है, सेकेंड, अच्छा पहले प्राइमरी होती है, ठीक है, फिर जब वो ब्लड में चली जाती है ना कुछ हफ्तों बाद, उसको सेकेंडरी कहते हैं। अब सेकेंडरी जो है ना, जब वो काफी अरसे के लिए लेटेंट फेज में चली जाती है, हो सकता है कि वो हमेशा जिंदगी भर लेटेंट फेज में ही रह जाए, ठीक है। अच्छा होती किससे है, ये तो मैं भूल गई पूछना। ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया है वहां, उससे हो रही थी ना, ठीक है। अच्छा, और ये क्या होगा कि जो सेकेंडरी वाली है ना, वो काफी अरसे के लिए लेटेंट फेज के अंदर चली जाती है, हो सकता है कि वो कभी दोबारा रिएक्टिवेट ना हो, और अगर वो रिएक्टिवेट होगी तो उसको फिर हम टर्शरी कहते हैं। सबसे जो गंदी वाली होती है, जो सबसे फैटल होती है, जिसकी सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो कौन सी होती है, वो टर्शरी होती है, ठीक है। उसने तीन जगह पे तीन चीजें बनानी होती हैं। ये जो गम्माज है ना बच्चे, ये टर्शरी में आएंगे, तीसरी वाले में, ठीक है। एक तो इसने गम्माज बनाने होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट से मैसेज बना देती है, ठीक है। उसके अलावा इसने सीएनएस को इन्वॉल्व करना है, और जिसको हम कहते हैं न्यूरोसिफिलिस, और हार्ट को इन्वॉल्व करना है, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं प्राइमरी, समझ आ गई, पहले प्राइमरी होगी, फिर सेकेंडरी होगी, फिर लेटेंट फेज में जाएगी, उसके बाद वो टर्शरी होगी, काफी सालों बाद आएगी, हो सकता है कि ना आए। और ऐसा भी होता है कि जब भी सिफिलिस आएगी, ठीक है, तो उसको हमने अगर ट्रीट कर दिया एक दफा, तो कोई इम्यूनिटी नहीं बनी, वो दोबारा भी हो सकती है। कैसे ट्रांसमिट कैसे होती है सिफिलिस, कौन से चैप्टर में दी हुई है, वहीं से पता लग जाएगा आपको। एसटीडीज में दी हुई है, ठीक है। एसटीडी है ये। दूसरा ये ना मदर से फीटस में भी जा सकती है, जिसको हम जेनिटल कहते हैं। उसके अलावा ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी जा सकती है। उसके अलावा जिसकी जो स्किन लीजन्स बन गई अगर किसी पेशेंट के अंदर, इससे डायरेक्ट भी किसी और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी दूसरे बंदे में जा सकती है, ठीक है। ये सारे इसके मेथड हैं ट्रांसमिट होने के। तो अब हम आते हैं प्राइमरी के ऊपर। प्राइमरी जो है ना, उसमें क्या होगा, शंकर बनेगा, वही पेनलेस एक सोर्स नोड्यूल बनता है, और वो खुद ही हील हो जाता है और खत्म हो जाता है। और अगर वो ब्लड में चली गई है तो उसको हम क्या देखेंगे, सेकेंडरी। सेकेंडरी में ये रैश बन जाएगा, ठीक है, मैक्युलोपैपुलर रैश होगा, पाम्स के ऊपर, सोल्स के ऊपर, ठीक है। इची नहीं होगा, साथ में पेशेंट को फीवर हो सकता है, हेडेक्स और थ्रोट जॉइंटिस, मतलब जो जनरलाइज्ड फीचर्स होते हैं जब वायरल बैक्टीरिया आ जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। उसके बाद आएगी टर्शरी। टर्शरी में क्या होगा, मैंने पहले भी बताया, एक तो गम्मास बनेंगे जिसको हम कहते हैं गमेटस, सीएनएस सीवीएस को इन्वॉल्व करेगा कार्डियोवैस्कुलर, सीएनएस को करेगा जिसको हम कहेंगे न्यूरोसिफिलिस। गम्मास बनेंगे, गम्मास में क्या होगा कि किसी भी ऑर्गन के अंदर बन सकते हैं, ऐसे देख रहे हैं कि सॉफ्ट सा टिश्यू एक मैस बन जाएगा, इन्फ्लेमेटरी सा, ठीक है, एक इन्फ्लेमेटरी जिसको कह रहे हैं कम्प्लेक्स, जैसे गोन कम्प्लेक्स पढ़ते हैं ना टीबी के अंदर जो होता है, उसके अंदर लंग्स के अंदर, इसी तरह का एक इन्फ्लेमेटरी सा कम्प्लेक्स बन जाएगा, कहीं भी किसी ऑर्गन के अंदर बन सकता है ये। उसके बाद आता है सीवीएस वाली। सीवीएस में जाएगी तो क्या आपने कॉज पढ़ी होगी सीवीएस के अंदर यकीनी तौर पे कि एरोटिक एनेरिज्म की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज इज सिफिलिस, ठीक है। तो दिस इज टर्शरी सिफिलिस, एरोटिक वेल्व डिजीज भी करवाती है और एरोटिक एनेरिज्म भी, याद है, पढ़ा है कहीं। उसके बाद है न्यूरोसिफिलिस। अब न्यूरो जाहिर है चलेगी ब्रेन के अंदर, तो सिमेनिजाइटिस, सीजर्स और हियरिंग क्रेनियल पासेस करवाएगी, तो हियरिंग लॉस हो जाएगा, विजन लॉस, स्पीच डिसऑर्डर्स और डिमेंशिया। तो ये टाइप्स हैं, ये आपकी बुक में जो लिखी है। अर्ली होती है, लेट, अर्ली में वही प्राइमरी सेकेंडरी लेटेंट, लेट में टर्शरी कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिफिलिस है। ये जो शंकर बनता है पेनलेस अल्सर बन जाता है। अच्छा, ये जो कंजेनिटल की टेबल दिया हुआ ना इतना लंबा, अर्ली कंजेनिटल, लेट कंजेनिटल और ये स्टिग्मेटास, ये याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें से जो पसंद आ रहे हैं तीन चार पॉइंट्स बस वो याद कर लेना, बस ये याद रखना हचिंसंस इंसाइजर जो होते हैं ना, ठीक है, ये नॉच किस्म के जो कटिंग एजेस वाले जो होते हैं ना, सामने वाले जो टीथ होते हैं उसके जो साइड, ठीक है, वो इस तरह के होंगे। तो ये हचिंसंस जो इंसाइजर्स है ना, ये याद रख लेते हैं कि ये होते हैं कंजेनिटल सिफिलिस के अंदर। बाकी मेलबरी मोलर, इसमें से जो जो पसंद आ रही हैं तीन चार चीजें, अगर वो खुदा न खास्ता आपका गंदा यूट्यूब बनाए और कंजेनिटल सिफिलिस दे दे, तो बस यू मस्ट नो कि थोड़ा बहुत पॉइंट्स इसके स्टिग्मेटा क्या होते हैं, बच्चे के अंदर क्या क्या होगा कंजेनिटल सिफिलिस वाले में। अदरवाइज आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट वही है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, ये एक तो आपने इसको डायग्नोज कर लिया कि सिफिलिस है, ठीक है।
सिफिलिस जब भी आपके पास डायग्नोसिस आएगा ना, तो वो आपको सेक्सुअल हिस्ट्री देगा मल्टीपल पार्टनर्स की, या वो बताएगा जैसे आपका जो यूक्यू आया हुआ है ना, उसने कहा हुआ कि पेशेंट कहीं पता नहीं दुबई में गया हुआ था, उसने 4 years बैक किसी वुमेन के साथ जो है वो उसका हुआ था, ये कॉन्टेक्ट हुआ था, और अब वो वुमेन जाहिर है उन्होंने ये हिस्ट्री इसलिए दी है क्योंकि कि इसलिए दिया कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो के इसके अंदर आई है और VDRL टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमें से पता लग गया था ये क्या है, सिफिलिस है। नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसको डायग्नोज कैसे करना है। तो ऐसे करना है, एक तो हम ये RPR टेस्ट करवाते हैं, रिएक्टिव प्लाज्मा रिएजन होता है, ठीक है, VDRL टेस्ट होता है, ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। फिर कुछ स्पेसिफिक होते हैं उसमें, ये आप बस याद रख लो इस तरह EIA, और ये ज्यादा इसको एक दफा रीड करके ना अंदर से बस FTA-BS टेस्ट होता है, TPPA TPHA, इसको बहुत ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना, सिफिलिस को इतना लंबा जो लिखा हुआ है कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बस ये आपको ये पता हो कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से, लिख लो कहीं अगर बुक में नहीं लिखा हुआ तो, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से, बायोप्सी से, VDRL RPR FTA-BS और इन टेस्ट से हमने इसको करवाना था, डायग्नोसिस बनाना होता है इसका हमने। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब इसको आपको अपने फार्मा में तो ये बड़ा पड़ा होगा, बल्कि अभी भी अक्सर जगह पे पढ़ते होंगे कि सिफिलिस को ट्रीट कैसे करना है। एक ही ड्रग होती है मशहूर जमाना, टेस्ट है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है और बायोप्सी, बाकी ये वाले हैं, मैं भेज दूंगी दोबारा भी। नहीं, सिफिलिस इज नॉट अ वायरल, इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्रेपोनिमा पैलिडम। आयशा, रोमैटिक फीवर में तुम लोग क्या देते हो? रोमैटिक फीवर को कैसे ट्रीट करते हैं बच्चों? कोई बताए? बेंजाइल पेनिसिलिन से ही हमने इसको ट्रीट करना होता है। ठीक है, तो दो जगह पे जो है ना आप लोगों ने याद रखनी है बेंजाइल पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस। एक आपने रोमैटिक फीवर में रखनी है, वहां पे आप लोगों को जिंदगी भर में ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, कभी भी कोई सो भी रहे हो, आप कोई उठा के पूछे यार बताओ रोमैटिक फीवर का ट्रीटमेंट क्या करोगे, बेंजाइल पेनिसिलिन देनी है, और सिफिलिस में क्या देनी है, बेंजाइल पेनिसिलिन देनी है, बस ये इसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, अब हमें पता है जो पेनिसिलिन होती हैं इनसे एलर्जी हो जाती है, रैश हो जाता है, ऐसे ही है। तो जिन लोगों को उससे एलर्जी है, कोई मसला हो रहा है, ठीक है, तो उसको उसको हमने क्या क्या देना है, उसको हम दे देनी है डॉक्सीसाइक्लिन, अगर उसे एलर्जी है तो। और एजिथ्रोमाइसिन भी एक अल्टरनेटिव है। ठीक है, अगर ये आपको याद नहीं भी रह सकता, अच्छा, एक एडवाइस यही है कि इसकी सिंगल डोज होती है, ऐसे यूनिट्स होते हैं कुछ, जैसे इसमें यहाँ पे 2.4 मेगा यूनिट्स दिए हुए हैं, उसके भी वहां पे कोई पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पता नहीं 2.5 मिलियन थे, पता नहीं कितने मिलियन होते हैं उसके भी यूनिट्स। तो आप लोग इसकी डोजेज याद कर लो, दो ही जगह पे पेनिसिलिन यूज हो रही है और उसके ये यूनिट्स हैं, याद कर लोगे तो अच्छा ही होगा, वैसे नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलो, पेनिसिलिन देनी है, अगर उससे एलर्जी है तो डॉक्सिसिलिन दे दो, एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हो। उसके बाद पेशेंट जाहिर है हमने स्क्रीनिंग करवानी है उसके पार्टनर की भी, और हमने उसका फॉलोअप इंश्योर करवाना है कि वो फॉलोअप करे। ठीक है, क्योंकि ये एक ही दफा में जरूरी नहीं है कि क्योर हो जाए और ठीक हो जाए बंदा, तो इसका फॉलोअप बहुत जरूरी है। सही है, पार्टनर की स्क्रीनिंग करवाओ और फॉलोअप करवाओ, पेनिसिलिन दो, डॉक्सीसाइक्लिन दो, एजिथ्रोमाइसिन दो। हाँ जी, डिप्थीरिया में भी करते हैं पेनिसिलिन, बिल्कुल करते हैं। और अगर पेनिसिलिन से वो ना हो रहा ट्रीट तो क्या देते हैं, एरिथ्रोमाइसिन, डिप्थीरिया में। चलें, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस? आपका ना एक डायरिया और
MEBSs का लेक्चर वो नहीं हुआ था, वो सिर्फ आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगा। उसके अलावा आपके 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, 5वां है डायरिया और MEBSs, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ठीक है, आज मैंने आपको सारे रिवीजन करवाई है जो भी हमने डिजीजेस पढ़ी हैं। आई होप कि अब आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जब भी कोई भी सिनेरियो आए तो आपने अपना दिमाग जरा खोल के सोचना है, एक चीज के ऊपर स्टिक नहीं कर जाना कि जब ये दे दिया ना तो ये बस यही है। जरा थोड़ा डायग्नोसिस। और अच्छा, मैं एक और बात इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, फाइनल ईयर में ना अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही किसी सिनेरियो की तो DD जरूर बनाना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस जरूर लिखना आपने फाइनल ईयर में। और मैं कहती हूँ कि फाइनल ईयर क्या, आपके पास जब क्लिनिकल साइड में आ जाते हैं ना आगे, तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस आने चाहिए। उस दिन कोई बच्चा पूछ रहा था कि पीरियड्स की बुक में इतनी लंबी लिस्ट दी हुई है तो हम कैसे करें। ठीक है, सिर्फ एक्वायर्ड वाला करो, कंजेनिटल को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तासीन पूछ रही है कि वीमो पे लेक्चर्स कब मिलेंगे, कौन बताएगा? Who would like to tell her? अच्छा तासीन, ये आपको नुक्ता भाई बताएंगे। नुक्ता भाई ने उसको स्टोरेज खत्म हो गई है उसकी वीमो की, हम वहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे। तो जब वो स्टोरेज नहीं ले लेंगे हम वहाँ पे सारी वीडियोस देंगे, आपने परेशान नहीं होना। 500 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, आप तसल्ली से सुनना, जब आप लोगों को सही समझ आ जाएगी हम तब आपसे लेंगे वापस। ठीक है। अच्छा, ये वाले टॉपिक्स आप बेशक डेविडसन से कर लो, इनको ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना, बहुत ज्यादा इनको डिटेल से नहीं पढ़ना। ठीक है, और बाकी भी अगर आप डेविडसन से करते तो कोई मसला नहीं है। और परवेज अकबर में ये होता है कि आसानी से बंदे को समझ आ जाती है, उसने जरा पॉइंट्स बनाए हुए हैं, और कोई इशू नहीं है, जहां से मर्जी करो। दूसरा, मैं आपको बता रही थी कि प्लीज ना प्लीज, जब भी आपके पास फाइनल ईयर में सिनेरियो है, अगर आप लोगों को यार DDs को रट्टा लगाने की क्या जरूरत है, आपको खुद नहीं पता लगता कि यार अगर ये सिनेरियो आया, ये चीजें उसने दे दी हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो आपने DDs लिखनी है अगर आपको नहीं समझ आ रही किसी भी सिनेरियो की फाइनल ईयर में। मैंने जो आपको पढ़ाई है ये मेजर थी, जो माइनर वाली है उनके आपको वीडियोस मिल जाएंगी। यार उनकी वीडियोस आपको वैसे क्यों नहीं मिली, वो तो आपको मिल ही सकती हैं, वो तो ग्रुप में ही शेयर होती हैं। वो मैं बात करती हूँ कोऑर्डिनेटर से। चले, मैं वो अभी आपको भिजवाती हूँ वीडियोस, वो तो करो ना आप लोग, इसी भी आपको मिल जाएंगी। एनी क्वेश्चन?